आज आपके चैनल के माध्यम में एक ऐलान करना चाहता हूं कि जो भी कोई गरीब घर का बच्चा हो, जो लगता है जिसको कि वो फीस प्राइवेट स्कूल में पूरी नहीं कर पाता, मेरी तरफ से उनको चिनौर लक्ष्मीपुरम एरिया में हमारा एक स्कूल है शोभा मॉडल, उस स्कूल में जो है उनको फीस जो है जो भी फीस होगी 50% माफ़ करके उनको मैं फ्री एडमिशन के तहत जो है वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए सीटें ले भी जाएं, तो फिर आपको वो गधे की सवारी करवाने पड़ेगी जिससे आपकी पार्टी का जो नाम है वो खराब होगा। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। अब होगी जम्मू में भी गधों की सवारी। ये हमारा कहना नहीं, आम पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनका कहना है। और लेकिन हमारे साथ आज सन्नी कांत चिप जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये भी आम आदमी पार्टी में रह कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाजपा 5 सीटों से ऊपर सीटें निकालेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे। सर, स्वागत है आपका सप्लानी न्यूज़ में। क्या लगता है, गधे की सवारी करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो बातें बोली जाती हैं, जहाँ कभी मीडिया कर्मियों के आगे बड़े चैलेंज से बोला जाता है, बड़े अपने होशो हवास में ये चीज़ बोल के सोच के ये बोला जाए कि हम किस पार्टी को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने ये चीज़ बोली कि 5 से अगर ऊपर लेंगे तो मैं गधे पे जो है वो सवारी करूंगा, देखिए अगर आपको कंफर्मेशन है पूरी कि बीजेपी 5 से ऊपर नहीं निकाल सकती, तो आप इस तरीके से पूरा जो स्टैंड है आगे तक भी रखिएगा। क्योंकि अगर अभी आपने बोल दिया तो नेचुरली बात है कि अगर बीजेपी हो सकता है, क्या पता किस तरीके से 5 से ज़्यादा सीटें ले भी जाएं, तो फिर आपको वो गधे की सवारी करवाने पड़ेगी जिससे आपकी पार्टी का जो नाम है वो खराब होगा। और जो चीज़ आपको बोलनी चाहिए मीडिया कर्मियों के आगे अपने लोगों के प्रति, वो आप बोलते नहीं हो, लेकिन वादे और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी कर देते हो जिसके चलते हमें जो है, जहां लोगों को, जहां आपकी जो पार्टी है उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए, हम लोग बोलेंगे, कल को मैं बोलता हूं कि एनसी वालों जो है वो 1 सीट नहीं लेंगे, पीडीपी वाले 1 सीट नहीं लेंगे, बीजेपी वाले 2 सीट नहीं लेंगे, जहां आम आदमी जो है वो 10 सीटें नहीं लेगी। ये कहना कोई मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिसर तो हूं नहीं, या तो कोई अंतर्यामी भगवान तो मैं हूं नहीं जो मैं पहले से डिक्लेयर कर दूं कि हाँ जी ये फलानी सीटें इतनी लेंगे, वो इतनी लेंगे। देखिए, कहना करना और ग्राउंड पे जो सिचुएशन है इनका बहुत फर्क होता है। सोच समझ के किसी को टारगेट करना चाहिए जो कि अपना मजाक बनता है इस चीज़ को लेके, और हर बात को जो है वो एकदम से, इसको कहते हैं ना कि जैसे आप बस उठा लिया एक बार प्लेट को तो उसमें जो डालेंगे वो खाते जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े आराम से पॉलिटिकल लेवल को जो है वो टैकल करना चाहिए। कौन पार्टी किस तरीके से काम करती है उस हिसाब से आगे जो है वो लोग बताएंगे। आप कौन होते हो बताने वाले कि सीटें 5 आएंगी या 4 आएंगी? वो तो पब्लिक बता सकती है ना। या तो आपके दम पे सारी बात है कि कोई भी लीडर उठ के बोल दे फलाना जो है इलेक्शन में इतने पार्टी इतने सीटें लेंगी, वो हम नहीं, वो पब्लिक डिसाइड कर सकती है वो कितने सीटें लेंगी। आप भी आम आदमी पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के आपने अपनी पार्टी का दामन पकड़ा है। क्या सोचकर पकड़ा और क्यों आखिरकार आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी आपको? देखिए, आज के डेट में काफ़ी लोग जो हैं, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर जो है वो आम आदमी की पार्टी की तरफ रुख कर रहा है, और काफ़ी फ़ोन और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आपने आम आदमी पार्टी जो छोड़ के वो है गलती की है। मैं कहता हूं कि अगर आज आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती है तो उस लालच में आके मैं आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ता हूं। जहां उसमें रहता तो लोग बोलते हैं कि ये लालची है। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीतने के बाद जो वहाँ पे काम करने के उनका तरीका है, काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बातें और विश्वास दिलाया, जो आश्वासन दिलाई, जब वो पूरी करेंगे तो जम्मू की जनता भी आपका वेलकम करेंगे। हम चाहे उस पार्टी में हैं, चाहे नहीं हैं, रहें चाहे ना रहें, लेकिन जिस पार्टी में मैं अभी आया हूँ, फिलहाल अभी मैं वहीं पे हूँ, उसी का साथ दूंगा। और अगर मुझे मेरी अपनी पार्टी से मुझे निराशा मिलेगी, मेरे लोगों के प्रति काम करने का वो मेरा साथ बैकअप नहीं देंगे, मैं पहले भी आम आदमी पार्टी के लिए बोल चुका हूं कि मेरे लोग, हमारे यहाँ एरिया के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे गरीब, हमारे यूथ, हमारे जो परेशान लोग हैं, अगर उनकी मदद नहीं कर पाएंगे मैं उस पार्टी में नहीं रहूँगा। क्योंकि मेरा मकसद है अपने लोगों का काम करवाना, अपने लोगों की मेहनत जो है उनको आगे खड़े उतारना। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी
अगर लोगों का काम करती है, अपनी पार्टी नहीं करेगी, तो मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन करूंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है मेरी जनता जो है जम्मू कश्मीर की, ये उनका साथ इंसाफ होना चाहिए, उनका साथ जो है वो देना चाहिए, उनके रुके हुए काम जो है वो बनने चाहिए। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे काफ़ी मरीज जो हैं इस टाइम काफ़ी परेशानी में रहते हैं, उनके इलाज के लिए लोग आगे बढ़कर आना चाहिए। उनकी जो इलाज है सरकारी हॉस्पिटल में वो होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हमारा यूथ का सिस्टम खराब हो रहा है, हमारे यूथ की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पे डेली वेजर्स हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट से लोग हैं जो आए दिन रोडों पे होते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों को देख के जो है इनको, जो भी पार्टी इनको देखेगी, मैं उसके साथ हूँ, उसके समर्थन में हूँ। और हमारी सबसे बड़ी बात, जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उसको तोड़ के यूटी में कन्वर्ट किया, ये हमें कतई भी आज तक मैं कहता हूँ बर्दाश्त नहीं है और ना रहेगा। हमें रियासत चाहिए, चाहे आप बीजेपी वाले दें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, चाहे अपनी पार्टी दिलाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी दिलाए, हमें रियासत लेनी है। एज पर जम्मू कश्मीर के वासी होने के नाते मैं आज भी इसको जो है वो रियासत मानता हूँ, ना कि यूटी मानता हूँ। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिए हैं कि बिजली फ्री की जाएगी और साथ ही साथ में डेली वेजर के ऐलान कर दिया कि 35,000 डेली वेजर परमानेंट कर दिया, क्या लगता है आपको ये चीज़ें देखने में नज़र आ रही है? दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय हलचल मचे, महंगाई की बात करें अगर, क्या लगता है आने वाले समय में जिस तरह आम आदमी पार्टी कर रही है, जिस तरह हर चीज़ फ्री कर रही है, जहाँ डेली वेजर को परमानेंट कर रही है, लेकिन वो अभी तक परमानेंट नहीं हो रही है और अगली पोस्टें निकालते जा रही हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या हमारा देश कर्जे के नीचे नहीं आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि जैसे स्कूल अच्छे किए जाएंगे, हॉस्पिटल्स अच्छे किए जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने बोला कि फ्री भी देंगे। देखिए, फ्री देने से हमारी देश की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। फ्री चीज़ें बांटने में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा सा जो है वो डाउनफॉल आएगा। और आगे अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसी चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में डाउनफॉल आएगा। आप देख सकते हैं श्रीलंका में आज की डेट में इतनी बुरी हालत है कि राशन तक के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ना ही राशन है उनके पास। और आज देख सकते हैं वहाँ पे जो उनके अपना प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, उन्होंने क्या वहाँ पे टैक्स फ्री रखा था, बिजली फ्री रखी थी, कुछ और चीज़ें फ्री रखी थी। मुझे बताओ आज किस तरह उस कर्जे में डूबे हैं। क्या देश को आप इस तरीके इस कगार पे लाके खड़ा करना चाहते हो? क्या आपको देश में उन्नति नहीं चाहिए? क्या आपको देश में डेवलपमेंट नहीं चाहिए? जब तक देश रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करेगा तब तक हमारी देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमारा सिस्टम है, वो नहीं चलेगा। देखो, रेवेन्यू देना वो हम लोगों का फ़र्ज़ है। देखो, रोड हम यूज़ करते हैं, पानी हम यूज़ करते हैं, नालियाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ हम अपना बैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जहाँ हमारी और भी कुछ चीज़ें हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के प्रति आती हैं, अगर वो सब यूज़ करते हैं, उसमें से अगर हम थोड़ा टैक्स दे भी जाएँ तो हमें कौन सी प्रॉब्लम है? देखो, ये चीज़ें बोली जाती है कि आप देते हो तो आप लेते क्यों नहीं? अगर मैं 10 रुपये टैक्स देता हूं तो मैं 100 रुपये गवर्नमेंट से कैसे ले सकता हूं? 10 दूंगा तो 10 ही लेने की बात करूंगा, मैं 10 का 100 कैसे लूंगा? जब 10 देता हूं तो वो भी कहीं सिस्टम में लगाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे रोड खराब हो गई जी, रोड बनाओ, तारें टूट गई, तारें लगाओ, आपका बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बनाओ, आपका पार्किंग सिस्टम नहीं है, पार्किंग बनाओ, पार्क बनाओ, ये बनाओ, हाईवे बनाओ, टनल बनाओ, रेलवे बनाओ। मुझे बताओ ये चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये हम लोगों का रेवेन्यू ही लेके वो चीज़ें बना सकते हैं। जब हम लोग रेवेन्यू ही देंगे, टैक्स ही नहीं देंगे, तो ये चीज़ें कहाँ से बनेगी? क्या पहली गवर्नमेंट पागल थी जो आज आप लोग ने नया मैनिफेस्टो लेके आगे फ्री 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 वाला? ये फ्री 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 जो है, ये मुफ्तखोरी बंद करो, लोगों को मेहनत करने के लिए उनको तैयार करो, मेहनती लोगों को बनाओ। इस तरह नहीं कि आप घर बैठ के सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। भाई साहब, फ्री देना हो तो अपने जेब से और अपने घर से दो, ना कि गरीब जनता का पैसा लेके और लोगों को ये बोलोगे हम आपको फ्री देंगे, उन्हीं से पैसा लेना, उन्हीं के ऊपर डालना। ये कौन सी आपकी बात है? तो अगर आप उन्हीं का पैसा लेके उन्हीं पर दोगे तो बाकी स्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे आप? वो किस तरीके से पूरा हिंदुस्तान का जो है सिस्टम कैसे बनाओगे? नदियां आपको चाहिए, डैम आपको चाहिए, अपना मेट्रो आपको चाहिए, आर्टिफिशियल लेक आपको चाहिए, स्मार्ट सिटी आपको चाहिए। ये पैसा क्या फॉरेन कंट्री से आपको गिफ्ट देंगे जो आपके हिंदुस्तान में लगाएगा? ये यहीं से पैसा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, यहीं पे लगता है। एक समय में आप भी बीएसएफ और सीआईएसएफ के लड़कों के साथ सड़कों पे थे, लेकिन इस समय तक बीएसएफ और सीआईएसएफ के लड़के जो सड़कों पे हैं, पिछली बार आपने देखा होगा कि भाजपा के ही कार्यकर्ता के ऑफिस में भाजपा के ऑफिस में तिरंगा नहीं था। जो नेशनल फ्लैग है, हर एक तरफ कहा जाता है कि हर घर घर तिरंगा होना चाहिए, हर सरकारी बिल्डिंग में तिरंगा होना चाहिए, लेकिन उनके ही जो ऑफिस है
हेडक्वार्टर ऑफिस है जम्मू का, उसमें तिरंगा नहीं था। जब बच्चे जाते हैं तिरंगा लहराने के लिए, तिरंगा नहीं लहराया जाता। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं वो एक तमाशा है, तमाशा और एक दिखावा है। सिर्फ हम लोगों को आपस में लड़वाने का, मज़हब की राजनीति करवाने का और अपने एरियो को बांटने का। देखिए अगर बीजेपी ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं है तो रविंद्र रैना जी ने यही बात बोली थी वन नेशन वन फ्लैग की, जब 370 तोड़ने की बारी आई थी। तो फिर आज इनका वन फ्लैग कहाँ पे नहीं दिखा, क्यों वहाँ पे इनका फ्लैग नहीं दिखा? और बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे अपने देश के लिए, अपने देश और बॉर्डर पे जाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। उनको वो यूनिफॉर्म पहनने का इतना शौक है कि हम तिरंगे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। और आज एक मैंने कल वीडियो देखी है जो कि इनके पार्टी ऑफिस में किसी का ज्वाइनिंग थी, वहां पे इनके तरुण चुग जी जो हैं वो आए हुए हैं और उनको, मैं तो कहता हूं मुझे इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात बहुत लगी है। इसके लिए मैं और भी बोलूंगा कि उनको सम्मानित किया गया एक माता रानी की चुन्नी के साथ, जिसको हम ओढ़नी बोलते हैं। उन्होंने लगाते ही वहां से उतार के नीचे रख दी, जहां किसी को पकड़ा दी। क्या 2 मिनट में अपने गले में नहीं रख सकते थे? ये हमारे मंदिरों के शहर में अनादर किया उन्होंने। और जो ऑलरेडी सफेद पट्टा डाला था गले में, उसके लिए उन्होंने उसको उतार के माता की चुन्नी को साइड में रखा। तो ये मंदिरों के शहर में हमारे लिए बेइज्जती की बात है कि अगर हमारी माता की ओढ़नी को सम्मानित, ओढ़नी के साथ सम्मानित किया तारुण चुग को, तो उन्होंने क्यों 1 मिनट में उठा के उनको रखा? क्यों? उनको चुपती थी वो चीज़? ये गलत है। यही लोगों को समझ नहीं आता, हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल जनता को। आप क्या कर क्या रहे हो? आप पागल क्यों हो चुके हो ऐसे लोगों के साथ? बाहर वाले आके हमें यूज करते हैं, लेकिन आप यूज होने के लिए खुद तैयार होते हो। सिर्फ एक चीज सोचो, जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों की आवाज उठाना शुरू करो। जो लोकल आपके लिए आवाज उठाता है उसकी बात करो। बाहर वाला कोई भी आपको सब्ज बाग दिखाता है तो आप बोलते हो ये सब कुछ है। ये गलत है। ये मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम के जरिए कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक जब एकजुट नहीं होगी, अपने रियासत के लिए बात नहीं करेगी, अपने एरिया के लिए बात नहीं करेगी, कभी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाजपा के रविंद्र रैना साहब कहते हैं कि एनसी ऑफिस के, एनसी के लीडर्स के घर में तिरंगा नहीं होता, या पीडीपी के घर में तिरंगा नहीं होता, या ऑफिस के उनके अपनी पार्टी के, लेकिन आज भाजपा के ऑफिस में नहीं है। और दूसरी तरफ इतने इतने बड़े वायदे किए जाते हैं। अब तो रविंद्र रैना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री की जाएंगी। सर पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा, इस समय नवरात्रि और माह रमज़ान का महीना चल रहा है, इस समय पानी की दिक्कतें, इस समय भी बिजली की दिक्कतें। देखिए रविंद्र रैना जी दूसरों को तो बोलते हैं, पर खुद तो गिरिवान में जाके देखे कि मैं क्या बोलता हूं, क्या लोगों के प्रति करता हूं। कुछ भी नहीं है इनके पास, सिर्फ बातें और जुमले और आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं है। देखिए आप पानी की बात करते हो, इन्होंने पानी इस महान महीने में नहीं देना समझा, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी। शराब की दुकानें खोल के फर्स्ट नवरात्र के दिन और नेक्स्ट डे रमजान का महीना था, और जो इस महीने में और इस हफ्ते में जितनी पूजा और आराधना और दुआएं मांगी जाती है, उसी दिन इन्होंने शराब की दुकानें खोल के लोगों को लाइनों पे लगा दिया। ये कहाँ का जम्मू कश्मीर है? ये मंदिरों का शहर है कि शराबों का शहर है? ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। लोग तब भी नहीं समझते। लोग बोलते नहीं, जो चीज़ बाहर से आ रही है वो ये हमारे लिए सही है। एक तो मतलब ये भी है नशे का कि खासकर जैसा यूथ सड़कों पे है, उसको नशे की तरफ लगाया जा रहा है, और जो नौकरियां हैं, जो वैकेंसीज निकली, उसको ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन यूथ को नशे पे लगाया जा रहा है। यूथ ख़त्म किया जा रहा है नशे की तरफ से। देखा जाए काफ़ी आज की बात करें, 12-13 साल के बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जब कुछ ऐसे स्मोक करते हैं जो देखे भी जाते कभी। देखिए हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 8-9 साल से पहले और इस 9 साल में जो सिचुएशन देखी है, ये बहुत डिफरेंट है। हमारे बच्चे, हमारी युवतियां, हमारी नौजवान जो हैं, पहली बात है उनकी लगी हुई जॉब जो है वो छीनी गई। फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट निकाली गई, वो तक जॉब आज तक नहीं लगाई गई। फिर उसके बाद रोडों पे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, 12th के स्टूडेंट थे, 10th के थे, बीएसएफ सीएसएफ के थे, बॉर्डर बटालियन के थे, एनएचएम के थे, फिर उसके बाद आपके डेंटल सर्जन थे, फिर आपके रहबरे खेल हैं, फिर बीटी हैं, फिर उसके बाद दूसरे आपके कंट्रेक्चुअल टीचर हैं। क्या क्या लिस्ट बताएं, बहुत लंबी है। अगर बताने आऊँगा तो यहाँ तक शाम हो जाएगी। कुछ भी नहीं किया उन्होंने आज तक। मुझे बताइए उस चीज़ के लिए ये क्यों जिम्मेवारी नहीं अपने आप को ठहराते? और लोग अगर इस टेंशन में आके नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? जिसके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, जो लड़का, जो युवा
अगर बिजी नहीं है किसी काम में या किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो वो तो नेचुरली वह नेगेटिविटी में जाएगा, वो नशा करेगा, क्राइम करेगा, चोरी करेगा। यही चीज़ जम्मू कश्मीर को सिखाएगी। अब भी लोगों को समझ नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी दर जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में आज हो चुकी है 46.7%। हमारे जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा। कश्मीर के अंदर देखा जाए काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह करप्शन को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन खासकर अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में करप्शन बढ़ती ही नज़र आ रही है। हर जगह देखें, हर डिपार्टमेंट में देखा जाए कि करप्शन बढ़ती जा रही है। लेकिन जम्मू के अंदर ये चीज़ देखने में क्यों नज़र आती है कि करप्शन को लेकर कब कोई बड़े कदम उठाए जाएँ? देखिए, कोई बोलता है कि हिंदुस्तान करप्शन फ्री हो जाएगा, स्टेट करप्शन फ्री हो जाएगी। देखो, ऐसी कभी हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान या हमारी स्टेट कभी करप्शन फ्री हो जाए, ऐसे हमें सपने देखने पड़ेंगे, ना कि हकीकत में ऐसा होगा। कंप्लेंट्स में भी कोई कार्रवाई नहीं होती, लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स भी की जाती है, लेकिन उस कंप्लेंट्स को लेकर भी कार्रवाई नहीं की जाती। मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूं, अगर आप एक को सुधारेंगे, 4 पीछे खड़े हैं करप्शन लेने के लिए। 4 को सुधारेंगे, 10 और खड़े होते हैं करप्शन लेने के लिए। ये सिर्फ इनको पता है कि जहां पे जिनकी सिफारिश चलती है वहां पे चलाते हैं, जिनकी नहीं चलती वहां पे करप्शन की आवाज़ उठाई जाती है। कहना था 370 तोड़ने के बाद करप्शन ख़त्म की जाएगी, आतंकवाद ख़त्म किया जाएगा और जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म की जाएगी। ये चीज़ें देखने में नज़र नहीं आई, लेकिन हाँ ये चीज़ देखने में आ रही है, दंगा फसाद, 370 टूटने के बाद मजहबी राजनीति हुई, हो रही है, एरिया बांटा जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, युवा हमारे रोडों पे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों को चाहिए वो पूरा नहीं मिल रहा, हमारे जो टैक्सीज हैं वो अगर इन्होंने बढ़ाए तो उनके प्रति लोगों को क्या मिला, वो चीज़ें नहीं हैं। हमारे हॉस्पिटल्स देख लो क्या हालात हैं, हमारे बॉर्डर एरिया पे क्या हालात हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रियासत थी, लद्दाख को तोड़ के अलग कर दिया, जम्मू को स्टेट से यूटी बना दिया। क्या क्या मुसीबतें दी हमारे जम्मू कश्मीर को 300 तोड़ने के बाद। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ़ और सिर्फ एक बोलते हैं ना, जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं बाहर के, तो वो एक लेबॉरेटरी तैयार करते हैं और उसमें हर एक जो है टेस्टिंग पॉइंट बनाया जाता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग पॉइंट बनाया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट के साथ टेस्ट होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में किसका वोट है, वहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर में इतने प्रोजेक्ट और इतने काम चल रहे हैं। आप मुझे बता दिए किस लोकल इंसान ने जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट लिए? सब के सब बाहर के लोगों ने लिए, और हमारे लोग जहाँ के लोकल एक भी नहीं है उसमें काम करने के लिए। प्रोटेस्ट किया हमारे नौजवानों ने कि कम से कम प्राइवेट में तो हमें अंदर दे लो, जो प्रोजेक्ट लिया उसमें तो हमें अंदर लगा दो, हमें जम्मू में कुछ दे दो, अगर जम्मू में काम लगे जम्मू में कुछ दो, वहां पर नौकरी करेंगे। गवर्नमेंट नहीं कर सकते, प्राइवेट लेबर काम करेंगे, दे दो, लेकिन वहां पे भी दे के राजी नहीं है। यही होती है डिस्क्रिमिनेशन, जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बाहर वालों का नाम ले रहे हैं, उन वही का गुण गा रहे हैं, अपनी जम्मू कश्मीर की जो बेस है उसको नहीं समझ पा रहे कि अपनी बेस को उठाओ, अपनी रियासत को उठाओ और अपनी रियासत को साथ लेके चलो। सर, जिस तरह पंजाब के अंदर बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर अभी देखा जाए जो स्कूलों की फीस पे रोक लगाई गई है, क्या लगता है आपको? जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर जम्मू कश्मीर स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं जो, उन पे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे? अगर खासकर भाजपा की बात करें, जहाँ कोई अदर पार्टी की बात करें, जिसकी भी सत्ता, जो भी सत्ता में आता है, तो क्या लगता है कि फीस पे रोक लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। अगर ऐसी चीज़ पंजाब में की है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो बड़े बड़े स्कूलों में जो है गरीब घरों के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, उनकी भी इच्छा होती है वहाँ पढ़ने की, जिसके चलते जो है फ़ीस की रोक भी लगाई जाए और फीस माफ़ करने की बात की जाए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम में एक ऐलान करना चाहता हूँ कि जो भी कोई गरीब घर का बच्चा हो, जो लगता है जिसको कि वो फीस प्राइवेट स्कूल में पूरी नहीं कर पाता, मेरी तरफ से उनको चिन्नौर लक्ष्मीपुरम एरिया में हमारा एक स्कूल है शोभा मॉडल, उस स्कूल में जो है उनको फीस जो है, जो भी फीस होगी 50% माफ़ करके उनको मैं फ्री एडमिशन के तहत जो है वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए क्षमता रखूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से आपकी जितनी भी हेल्प होगी, जितना लोग आपके पास आएंगे वो हमारे पास लाएं। नर्सरी से लेके 12th तक जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो हमें बता दे। आप हमारे नंबर आप बीच में डाल सकते हैं, आप अपने नंबर भी डाल सकते हैं, जो आपसे कांटेक्ट करे वो हमसे भी करे। जितना हो सके, जितने गरीब घरों के बच्चे हैं उनकी फ़ीस जो है 50% माफ़ होगी। और नर्सरी से लेके 12th तक, यानी कि जो 12th की स्ट्रीम रहेगी वो आर्ट्स और कॉमर्स की है, नॉन मेडिकल और मेडिकल नहीं है, यहाँ तक रहेगी। और जो कोई गरीब घर का बच्चा 10th या 12th पास कर चुका है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसके लिए स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए हम आगे जो है वो आएंगे। और जिस किसी को भी पढ़ने के लिए आगे पैसा चाहिए होगा वो हम थ्रू स्कॉलरशिप या हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो हम उसको दिलाएंगे।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सन्नीकांत चिप जी, जिनसे हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की। जिस तरह मैंने कहा कि पहले ही कहा, अगर भाजपा 5 सीटों से ऊपर निकालेगी, करनी पड़ेगी गधे की सवारी। इस तरह देखते रहे सप्लाइड न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।